ओके सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो यार? सही चल रहा है सब? ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक नया चैप्टर। ठीक है। मैंने आपको जैसे ही पिछले वीडियो में बताया था कि एक सरप्राइज़ थी, तो सरप्राइज़ के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक जाएंगे। आप भी मेरे वीडियोस को जहाँ तक आप फैला सकते हैं आप फैलाएं, आप भी देखें, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं प्रैक्टिकल टाइप का कंटेंट भी आपके लिए लाऊंगा। आई होप सो आपको वो अच्छा लगे। जल्द ही मैं लाऊंगा, जो चैप्टर से मेरे लिए पॉसिबल होगा, जो थियरी का, वो मैं आपके लिए कंटेंट ज़रूर लाऊंगा। तो उसी के साथ साथ गाइज आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक काफ़ी खूबसूरत सा चैप्टर, मैकेनिक्स का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्लास 9th का। ठीक है। और वो चैप्टर है NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मैंने क्यों खूबसूरत सा बोला? कोई ये सोचेगा क्यों खूबसूरत सा बोला? ऐसा नहीं है मेरे को चैप्टर पसंद है, पर इसके पीछे की एक और कहानी है कि ये चैप्टर जो है ना, इस चैप्टर के जितने भी आप क्वेश्चंस देखेंगे, आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली सोच सकते हो, आप उन क्वेश्चंस को डायग्राम पे बना सकते हो। ठीक है। आज के ज़माने में अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूँ, थर्मोडायनेमिक्स की बात करूँ, तो ये सारे ऐसे ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जो आपको सोचना, मतलब कुछ कुछ चीज़ें तो याद रखनी पड़ती होंगी, मतलब याद कर लो जैसे तैसे करके, आप इसको कभी सोच नहीं सकते। लेकिन NLM हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, ये सब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सोच सकते हो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। काफ़ी खूबसूरत सी कहानी है, काफ़ी खूबसूरत सी कहानी है। ठीक है। तो समझते हैं उस कहानी को कि क्या है। जैसे मैं अगर NLM की बात करता हूँ, तो NLM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन। आज के ज़माने में यार अगर आपसे कोई भी पूछता है कि न्यूटन के कितने लॉ थे, तो भाई हमको, हमारे मम्मी पापा को, हमारे शायद हाँ दादा दादी को भी पता होगा यार कि न्यूटन के 3 लॉ होते हैं। ठीक है। कोई कोई लोग तो ऐसा बोलते हैं सेब गिरा और ये सब हो गया। वो फैक्ट नहीं है। पहली बात, जो एप्पल गिरा था पेड़ से और न्यूटन के सिर पे लगा और उसने ये सब बना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। ही वॉज रियली एक्सपेरिमेंटिंग सिंस अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये तो एक, उसे एक क्या बोलते हैं, जरिया मिला वो फैक्ट कलेक्ट करने का। क्योंकि आज के ज़माने में अगर हम साइंस की बात करें, ठीक है, आज के ज़माने में हम अगर साइंस की बात करें, तो साइंस क्या होता है? साइंस इज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ फैक्ट। जितने भी फैक्ट, आप फैक्ट्स कलेक्ट करो, आप उन फैक्ट्स पे रिसर्च करो, रिसर्च करने के बाद आप प्रैक्टिकली उन फैक्ट्स को प्रूव करने की ट्राई करो। और जब आप उन कई सारे फैक्ट्स को प्रूव करते हो ना, तो अनइंटेंशनली या कोई कोई केसेस में इंटेंशनली एक नई सी थियरी बन जाती है। और वो जो नई सी थियरी बनती है उसे साइंटिफिक थियरी बोलते हैं। तो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन एक सेब गिरने से नहीं आए। ठीक है। वो बस एक प्रैक्टिकल सिचुएशन थी जिसने उसे ये रियलाइज कराया कि हाँ मेरे साथ एक इवेंट हुआ कुछ। ही वॉज रिसर्चिंग सिंस अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यार अब से कभी ऐसा मत बोलना, पहला भ्रम तुम लोग का साइड हुआ है कि कभी मत ऐसा बोलना कि सेब गिरा है यहाँ पे समझो ये पेड़ है प्यारा सा, ऐसा 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 मस्त प्यारा सा पेड़ है, यहाँ पे सेब लटका पड़ा है, यहाँ पे न्यूटन बाबा ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं और पट करके ऐसे सेब गिरा, तो यहाँ से उनको लग गया यहाँ G4 से सेब गिरा है। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। ही वॉज रिसर्चिंग सिंस अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कब से रिसर्च कर रहा था वो? ठीक है, वो बात करेंगे हम अच्छे से। तो यार पूरे इस चैप्टर को कहानी की तरह समझेंगे। ठीक है। बहुत सुंदर चैप्टर है, बहुत सुंदर चैप्टर। ठीक है। तो आओ यार स्टार्ट करते हैं आज इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको ब्रीफिंग देना चाहता हूँ कि मोशन, ठीक है, आज मैं बात करता हूँ मोशन की। आज हम लोग देखते हैं हमारे सराउंडिंग में, हमारे नेचर में, कि गाड़ियाँ चल रही हैं, इंसान चल रहे हैं, वो कोई क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट को बैट को क्रिकेट बॉल को हाथ से, मतलब क्या बोलते हैं, सॉरी, जो आपका बैट होता है, जो आपका हाथ होता है और बॉल होता है, उससे वो मारते हैं खींच के। आज फुटबॉल कोई खेलता है, फुटबॉल पैर से खेलते हैं, ड्रिबलिंग और सब कुछ आता है फुटबॉल में। तो ये सब चीज़ें होती कैसे और ये सब चीज़ें हम देख कैसे पाते हैं? ये सब चीज़ें मोशन में है। ठीक है। पहली कंडीशन आ जाती है यहाँ पे कि ये सब चीज़ें
मोशन में है, ठीक है, ये सब चीजें मोशन में है। कौन कर रहा है मोशन? तो बॉडी मोशन परफॉर्म करता है। कौन कर रहा है मोशन? तो बॉडी परफॉर्म कर रहा है। मोशन का डेफिनेशन क्या होता है? मैं आज एक टर्म यूज किया मोशन, तो यार मोशन का डेफिनेशन क्या होता है ये तो जानना जरूरी है ना। तो काफी बेसिक सा चीज है, आज का लेक्चर काफी बेसिक होने वाला है, मजा आ जाएगा तुमको कहानी सुन के, आगे कहानी की तरह से सुनना बस। तो अगर आज मैं बात करता हूँ एक मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे मोशन में कर रहा है, फिश करके मोशन में जा रहा है, कैसे? ये ऐसे मोशन में गया, ठीक है, ये ऐसे मोशन में गया, ठीक है, ऐसे ऐसे मोशन में गया, तो मोशन में कैसे गया? ठीक है, मोशन में कैसे गया? हम कैसे बोल सकते हैं कि ये मोशन में? तो ये इसको मोशन में बोलने वाला और कोई नहीं होता, ऑब्जर्वर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर ही वो मतलब लड़का लड़की कोई भी जानवर वही होता है। ऑब्जर्वर वो चीज होती है जो मोशन डिसाइड करती है, जो मोशन डिसाइड करती है। डेफिनेशन एक बार देख लो तो द मूवमेंट ऑफ बॉडी, द मूवमेंट या तो फिर द चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी with respect to observer is called motion. काफी इंपॉर्टेंट और सुंदर सी डेफिनेशन है, इजी टू अंडरस्टैंड डेफिनेशन है ना। द चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज कॉल्ड मोशन। जब बॉडी का पोजीशन चेंज होता है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जब बॉडी का पोजीशन चेंज होता है तो उसे हम लोग कहते हैं मोशन। एक काफी सिंपल सा एक एग्जांपल लेंगे यार, प्रैक्टिकली चीजों को समझेंगे, प्रैक्टिकली, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, सब कई कई बातें होती हैं, टेक्स्ट बुक की बातें हैं, उठा के मैंने लिख दिया, ठीक है। डेफिनेशन तो तुम खुद भी बना सकते हो, मैंने खुद से बनाई है या मैंने टेक्स्ट बुक से ली है, बात की बात है, प्रैक्टिकली समझते हैं इस चीज को। काफी अच्छी सी बात की यहाँ पे, मोशन को प्रैक्टिकली समझते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए होंगे, एनएलएम भी शुरू हो चुका है आज से, ठीक है। एनएलएम की भी एक काफी सुंदर सी सीरीज चलेगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, सब बहुत अच्छे अच्छे चीजें आने वाली है एनएलएम में भी। तो मान लो ये एक पिक्चर है, पिक्चर चल रही है, प्यारी सी सुंदर सी एक मूवी चल रही है, मस्त मजे की एकदम, है ना। मूवी में क्या हो रहा है कि मान लो ये स्टेशन है, ठीक है, एक स्टेशन है, मस्त प्यारा सा स्टेशन है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेन खड़ी है, ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेन खड़ी है, ठीक, हाँ, और यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स मैंने बना दिया। इस बॉक्स के ऊपर चिंटू नाम का आदमी खड़ा है, ठीक है। कौन खड़ा है? चिंटू। कौन खड़ा है? चिंटू खड़ा है। और ये कोई ट्रेन है, ट्रेन चलाने वाला यहाँ बैठा है, ठीक है, ट्रेन चलाने वाला यहाँ पे बैठा है। ये जो है ये है चिंटू का फूफा ठीक है। तो यार ये पिक्चर को ध्यान से समझना, बहुत अच्छी पिक्चर है, ठीक है। एक चीज देखना कि ये चिंटू का फूफा, ये चिंटू, ठीक है, चिंटू खड़ा बक्से पे, चिंटू का फूफा चला रहा है ट्रेन, चिंटू का फूफा चला रहा है ट्रेन, बस, कार, कुछ भी। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है। चिंटू ने क्या किया? चिंटू ने बाय 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 ऐसे 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 बाय 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 अपने फूफा को किया, उसका फूफा जाने लगा, ठीक है। एक बेसिक सा केस आ गया यहाँ पे, एक बहुत ही प्यारा सा केस आया, ध्यान देना। चिंटू के रिस्पेक्ट में, ठीक है, चिंटू के रिस्पेक्ट में, चिंटू के रिस्पेक्ट में क्या चिंटू का फूफा मोशन में था? बिल्कुल था, है ना।
तो चिंटू के रिस्पेक्ट में, चिंटू CHIN विथ रिस्पेक्ट टू फूफा, यस मोशन। ठीक है, तो चिंटू के रिस्पेक्ट में चिंटू का फूफा मोशन में था, चिंटू के रिस्पेक्ट में चिंटू का फूफा मोशन में था, लेकिन क्या चिंटू का फूफा चिंटू के फूफे के रिस्पेक्ट में था मोशन में? चिंटू, समझो एक चीज को यार, बहुत चिंटू चिंटू हो गया, चीज समझो यार। चिंटू खड़ा बक्से पे, ठीक है, वो आंख बंद करके एक बार विजुअलाइज करो, देखो चिंटू बक्से पे खड़ा है, वो अपने फूफा को बाय बाय ऐसे ऐसे बाय 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 कर रहा है, और उसके फूफा जो है वो ट्रेन चला रहे हैं, ठीक है। तो चिंटू उनको बाय बाय करेगा, ट्रेन जा रही है, ट्रेन चलाने वाला है चिंटू का फूफा, तो चिंटू के रिस्पेक्ट में चिंटू का फूफा उसे मोशन में दिखेगा क्या? नहीं, बिल्कुल दिखेगा। लेकिन क्या चिंटू का फूफा जो ट्रेन चला रहा है, चिंटू का फूफा जो ट्रेन चला रहा है, वो जब ट्रेन चला रहा है, एकदम ट्रेन चला रहा है, तो वो अपने रिस्पेक्ट में वो क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा कि भाई मैं तो रेस्ट पे हूं, लेकिन ट्रेन जो मैं चला रहा हूं वो मोशन में है। मैं रेस्ट पे हूं, लेकिन जो मैं ट्रेन चला रहा हूं वो मोशन में है। लेकिन चिंटू का फूफा के रिस्पेक्ट में चिंटू उसे कैसा दिखेगा? मोशन में जाता हुआ। देखो चिंटू का फूफा यहां से जा रहा है, ठीक है, चिंटू का फूफा जब चिंटू को देखेगा तो चिंटू का फूफा को तो लगेगा कि वो रेस्ट पे है, चिंटू के फूफा को तो लगेगा कि वो रेस्ट पे है, लेकिन चिंटू जिसे वो देख रहा है वो उसे लगेगा मोशन में। तो यही है पूरी कहानी एकदम, कि मोशन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। सब कुछ ऑब्जर्वर पे है, ऑब्जर्वर और टाइम पे। टाइम पे तो डिपेंड करेगा ही भाई, है ना, क्योंकि जब मोशन जा रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं जा रहा है, तो टाइम पे तो डिपेंड करेगा ही। तो यही कहानी है इसकी कि मोशन एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो मोशन एक्चुअली में वो चीज होती है, वो चेंज इन पोजीशन या वो मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो भी क्रियाक्रम होते हैं, जो कुछ भी होता है, ऑब्जेक्ट भाग रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो मोशन कहलाता है, ठीक है। और एक पॉइंट जहां पे ऑब्जर्वर अपनी ऑब्जर्वेशन लेता है उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लास 11th में आता है, क्लास 9th के लिए नहीं है ठीक है। तो इंट्रोडक्शन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, ठीक है। पढ़ना होगा तो वरना कभी ना कभी 11th का भी लाएंगे हम लोग, देख लेना वो भी। चिंटू का फूफा, इसलिए मेरे को यार ये चैप्टर पसंद है। देखा कितना प्यार से एग्जाम्पल निकले, अच्छे एग्जाम्पल है। ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। आइंस्टाइन की भी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी है, अगर आपने सुना होगा तो। आइंस्टाइन ने भी वो ये ट्रेन वाले एक्सपेरिमेंट से ही प्रूफ किया था। आइंस्टाइन ने भी वो ट्रेन वाले एक्सपेरिमेंट से ही प्रूफ किया था। उसमें उसने अपने ट्रेन में अपने दोस्त को सामने बैठा लिया और खुद बैठा, तो उसने देखा कि जो तीसरा दोस्त बाहर है वो उसे वेविंग कर रहा है, तो आइंस्टाइन ने देखा कि मैं तो मोशन में हूँ, मतलब वो जो लड़का मुझे वेविंग कर रहा है वो मोशन में है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं तो रेस्ट पे हूँ, ठीक है, और जो मेरे सामने वाला बैठा है वो भी रेस्ट पे है, ठीक है। लेकिन जब वो जो वेव कर रहा था उसने देखा कि आइंस्टाइन और उसका दोस्त जो ट्रेन में बैठे हैं वो मोशन में है, तो इस हिसाब से भी उसने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का डिस्कवरी किया था। जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में इतना डीप में नहीं जाएंगे। चलो अब एक बहुत ही सुंदर सी कहानी समझते हैं कि हम पढ़ रहे हैं NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। इसमें फोर्स आ गया यार, ये सब चीजें आ गई, आई कैसे भाई, ये सब आई कैसे? तो आज के जमाने में एक फिजिक्स का ब्रांच होता है, ठीक है, एक फिजिक्स का ब्रांच होता है, उस ब्रांच को बोलते हैं हम लोग मैकेनिक्स। मैकेनिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच होता है, मैकेनिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच होता है। ये किससे डील करता है? मूवमेंट ऑफ बॉडीज, सिंपल, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना, सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, मोशन में है, क्या कर रहा है, सब कुछ ये मैकेनिक्स डील करते हैं, मैकेनिक्स, ठीक है। अब इतना भी याद रखो, फिजिक्स का एक मेन ब्रांच होता है मैकेनिक्स, जो मूवमेंट ऑफ बॉडीज पे डील करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिक्स के होल एंड सोल दो ब्रांचेस होते हैं। मैकेनिक्स के
होल एंड सोल दो ब्रांचेस होते हैं। एक होता है काइनामेटिक्स और एक होता है डायनेमिक्स। काइनामेटिक्स की अगर यार मैं बात करूं, अगर मैं आपसे काइनामेटिक्स की अगर मैं बात करूं, तो काइनामेटिक्स कॉज के साथ डील नहीं करता, डायनेमिक्स कॉज के साथ डील करता है। काइनामेटिक्स कॉज के साथ डील नहीं करता, लेकिन डायनेमिक्स कॉज के साथ डील करता है। अब कुछ अच्छे लोग या कुछ पढ़ने वाले या कुछ होशियार लोग या कुछ कोई भी आदमी एक सवाल मेरे से पूछ लेगा, यार ये कॉज मतलब क्या है, कॉज ये नहीं करता, कॉज ये करता है। बता रहा हूं कॉज क्या होता है। देखो, कॉज होता है फोर्स, सबसे बड़ा कॉज है भाई, ये क्रियाक्रम का सबसे बड़ा कॉज। यहाँ पे भी फोर्स, क्लास 9 के लिए फोर्स। कैसे भैया बताइए, थोड़ा मजा आया हमको भी। काइनेमेटिक्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हम काइनेमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन देखते हैं, अ बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, अ बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी u। मान लो एक एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि ये एक ग्राउंड है, ठीक है, ये एक बॉल है, ठीक है। अ बॉल इज मूविंग विथ वेलोसिटी u, ठीक है, टेंड्स टू कम एट रेस्ट एट समवॉट, मान लो 60 मीटर पे, 60 मीटर पे बॉल आके रुक गया। बताओ टाइम कितना है। तो ये क्वेश्चंस के बेसिस पे मैं बता रहा हूं कि एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, बॉल को मैंने, बॉल इतनी वेलोसिटी से चल रही है, इतनी वेलोसिटी से चल रही है, उसने 60 मीटर तक का डिस्टेंस नाप लिया। बताओ टाइम कितना, टाइम में नापा। सिंपल सवाल लेते हैं अभी, ठीक है। तो ये केस जो होगा ना, ये हो जाएगा काइनेमेटिक्स का। क्यों काइनेमेटिक्स का? क्योंकि कोई कॉज ही नहीं है ना। हमें तो इतना बोला कि बॉडी बस ऐसे जा रही है, बॉल जो है वो यहां से यहां चली गई, 60 मीटर पे आके रुक गई, पर बॉल चली कैसे, समझ रहे हो? ये बॉल, ब्रैकेट मतलब बॉक्स में लिख लो, ये बॉल चली कैसे? भाई चलना, तेरी बात मान ली मैंने कि बॉल है, केस बना दिया मैंने, यू वेलोसिटी से जा रही है, 60 मीटर पे आके रुक गई, टाइम टी, बताओ, सिंपल। पर ये बॉल चली कैसे, ये बॉल चली कैसे? यही होता है कॉज। वो क्या क्रिया हुआ कि वो बॉल चली या वो बॉल मोशन में आई, ऐसा हुआ क्या, ठीक है। तो वो कॉज जो है वो ये डिसाइड नहीं करता, वो ये करता है। यानी कि काइनेमेटिक्स कभी भी कॉज, यानी कि वो आपको ये नहीं बताएगा कि इस बॉल के ऊपर, इस बॉल के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगा, तब वो यू वेलोसिटी से गई 60 मीटर पे जाके टी टाइम पे रुक गई। वो टी टाइम क्या है? तो ये जो कॉज है ना, ये कॉज, ये सुंदर सी चीज कॉज, ये कॉज काइनेमेटिक्स नहीं बताएगा आपको, किसी भी न्यूमेरिकल में काइनेमेटिक्स के वो नहीं बताएगा। लेकिन डायनामिक्स एक फिजिक्स मैकेनिक्स का एक ऐसा सब ब्रांच होता है, फिजिक्स का एक ऐसा सब ब्रांच होता है जो आपको मोशन के साथ साथ कॉज भी बताता है। वो ऐसा क्या हुआ, वो ऐसा क्या हुआ कि बॉल जो है वो यहां से यहां चली, कुछ तो हुआ होगा ना कि बॉल यहां से यहां चली, समझ रहे हो? हाँ, तो वो क्या कॉज हुआ? तो वही तो कॉज हुआ ना, फोर्स। क्या अच्छी शुरुआत है इस चैप्टर की। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सब कुछ डायनामिक्स से रिलेटेड होगा, काइनेमेटिक्स से नहीं। सारी चीजें डायनामिक्स से रिलेटेड होगी, डायनामिक्स से रिलेटेड होगी। काफी अच्छी इंट्रोडक्शन मेरे हिसाब से, पता नहीं आप मेरे व्यूअर्स को अच्छी लगी क्या नहीं। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। श्री गणेशाय नमः। चलो स्टार्ट करते हैं आज इस चैप्टर को। तो ये इंट्रोडक्शन थी मेरी छोटी सी, आप डिटेल में इसके बारे में कक्षा 11वीं में पढ़ेंगे, फुल डिटेल में। पता नहीं आप तक फिजिक्स लेंगे कि नहीं।
पर मेरे लेक्चर अगर देखोगे ना, फिजिक्स से प्यार करवा दूंगा भाई, प्रैक्टिकल चीजें दिखाऊंगा, पक्का पक्का। ठीक है, तो सबसे पहली जो टॉपिक है आज की हमारी, सबसे पहली टॉपिक वो है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। आओ इसके बारे में थोड़ी कहानी हम लोग समझ लेते हैं। तो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? ठीक है, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्सेस होते क्या हैं? आओ एक सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं। मानो दो लोग हैं, ठीक है, टू पीपल। पहले का नाम है राजू और दूसरे का नाम है काजू। ठीक है, पहले का नाम है राजू, दूसरे का नाम है काजू। राजू और काजू के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। बोलता है राजू बोलता है कि मैं ताकतवर, काजू बोलता है मैं ताकतवर। दोनों ने सोचा चले कंपटीशन करते हैं, बहुत तगड़ी सी कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन में किया क्या पता है? एक ऐसा टेबल ले लिया, ठीक है, इस तरीके का एक टेबल ले लिया, यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया। ब्लॉक का मास है m, ठीक है। m मास के ब्लॉक को यहां से स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया। ये जो स्प्रिंग थी ये थी हमारे काजू के हाथ में, और यहां से एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया। ये स्प्रिंग जो थी वो थी हमारे राजू के हाथ में। अब देखो क्या हुआ। हुआ क्या कि पहले राउंड में यहां पे राजू ने लगाया तुमको 5 न्यूटन का फोर्स, 5 न्यूटन। बहुतों को पता नहीं होगा मैं क्या लिख रहा हूं, तो ये फोर्स का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। आप 9th में आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, पर 11th में आप नहीं कर पाओगे इग्नोर। ठीक है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है ये, सिंपल सी। हाँ, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन सिंपल सा यार, ज्यादा डिटेल में नहीं। चलो यार मैं डिटेल में जाता ही नहीं हूँ, चलो रहने दो, चलो सॉरी। तो फोर्स यहाँ पे लग रही है 5 न्यूटन की, फोर्स यहाँ पे लग रही है 5 न्यूटन की। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, फिर बाय राजू। वहीं पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगी है 5 न्यूटन की, बाय यहाँ लगी काजू से, यहाँ लगी राजू से। ठीक है, तो इस केस में ये जो ब्लॉक है ये कौन सी साइड जाएगा? ब्लॉक विल नॉट मूव। ब्लॉक को, हमारा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, अगर आप यहां से उसे खींचोगे 5 न्यूटन से, यहां से कोई दूसरा खींचेगा 5 न्यूटन से, तो ब्लॉक क्या हिलेगा? नहीं हिलेगा, क्योंकि यहां पे F1 और F2, F1 इक्वल्स F2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इनका जो नेट होगा, नेट F, या तो फिर आप लिख सकते हैं F नेट, हो जाएगा 0। F नेट यानी कि दोनों का एडिशन। ठीक है, कि एक फोर्स यहां से लग रहा है, एक फोर्स यहां से लग रहा है, बताओ नेट कितना होगा? नेट यानी कि एक वैल्यू, वैल्यू क्या बताएगी वो, कि कौन से डायरेक्शन में वो जाएगा, F नेट। ठीक है, फोर्स, नेट फोर्स जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे F1 इक्वल्स टू F2, सॉरी इक्वल्स टू F2, तो F नेट क्या हो जाएगा इस केस में? 0। अब चलो एक सेकेंड कंडीशन लेते हैं। तो जो ये इक्वल हो गया दोनों फोर्स, ठीक है, इक्वल, जो ये इक्वल हो गया इसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड। अभी मैं आगे एक टेबल पे मस्त लिख के बता दूंगा बॉक्स पे। ठीक है, अभी आप केस को समझो, केस को समझ लोगे ना, डेफिनेशन अपने मर्जी से लिख सकते हो। ठीक है, कोई टीचर कमी होंगे जो तुम्हें बोलेंगे कि व्हाट आई हैव मेड यू राइट दैट ओनली। तो रटो मत यार, चीजों को समझो। ठीक है, अब चलो दूसरा केस देखते हैं मस्त। दूसरे केस में क्या हुआ देखो, राजू और काजू बोले कि भाई हमारा तो यार सेम हो गया, ब्लॉक हिल ही नहीं रहा, कैसे पता चलेगा? तो काजू जो था ना ये थोड़ा होशियार था।
काजू ने क्या बोला, चल दूसरा राउंड करते हैं, देखते हैं कौन जीतेगा, दूसरा राउंड में करते हैं, दूसरा राउंड देखते हैं कौन जीतेगा। तो यहाँ पे काजू ने इस बार क्या किया, 6 न्यूटन का फोर्स लगाया और राजू ने क्या किया, 5 ही न्यूटन का फोर्स लगाया, उसको लगा के दम का है इसमें। तो अब इस केस में एफ नेट क्या हुआ, 1 न्यूटन। कौन सी डायरेक्शन में, काजू की डायरेक्शन में। तो जब दोनों साइड के फोर्स इक्वल हो तो वो बैलेंस होते हैं, और जब दोनों साइड के फोर्स अलग अलग होते हैं जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये किसी एक डायरेक्शन में मूव कर जाता है, उसे अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 न्यूटन का नेट आ गया काजू के डायरेक्शन में, एंड द विनर इज काजू। काजू बेचारा जीत गया, राजू से देखते रह गया, क्योंकि काजू होशियार था ना, इसीलिए। तो यार एक इस बॉक्स बना लो प्यारा सा, ठीक है, एक प्यारा सा सुंदर सा बॉक्स बना लो। उस बॉक्स के अंदर हम लोग एक कहानी लिखेंगे, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को याद कर लेने की कहानी। वो कौन सी कहानी है, आओ देखते हैं। बॉक्स बना लो एक, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर यहां पे आ जाएगा फोर्स, ठीक है, ऊपर लिख दो बैलेंस और ये अनबैलेंस। बैलेंस फोर्स में इक्वल, बैलेंस फोर्स क्या होगा, इक्वल, और इसका रिजल्ट क्या होगा, एफ नेट 0। यहां पे एफ नेट क्या होगा, इसकी कोई वैल्यू होगी, और ये क्या होगा, अनइक्वल फोर्स। ठीक है, ठीक। अब यहां पे एक और चीज लिख लो कि बॉक्स या तो फिर बॉडी विल नॉट मूव, और इस केस में लिख लो बॉडी विल मूव। कहां मूव करेगी, तो किसी एनी वन डायरेक्शन। तो ये टेबल आप लोग बना लीजिए, इस टेबल को याद कर लीजिए, काफी अच्छी चीज हो जाएगी, आपके बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट टॉपिक होगा ये शायद, हाँ लास्ट टॉपिक होगा ये आज के लेक्चर का। ठीक है, ये आज का लेक्चर भाई हम कहानियों पे बहुत था ना हमारा। आज के लेक्चर में हमने मोशन को समझा, कैसे एनएलएम आया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान देना यार, क्या ध्यान देना, अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। हम आज दोस्तों बात करने वाले हैं कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में, कि ये दोनों फोर्सेस होती क्या हैं। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस होती क्या हैं। तो कांटेक्ट फोर्स का डेफिनेशन आप लिख लें कि इट इज अ फोर्स इन विच इट इज अ फोर्स which is exerted due to contact of bodies with each other। तो कांटेक्ट फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो एक्सर्ट किया जाता है ड्यू टू कांटेक्ट ऑफ बॉडीज विथ ईच अदर। जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं और जब फोर्स अप्लाई होता है उन दोनों बॉडीज की कांटेक्ट की वजह से, तब वो जो फोर्स होता है उसे हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं, एक एग्जांपल हो जाएगा मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स, जैसे कि मम्मी पापा कोई काम देते हैं ना, बक्सा उठाओ, तो जब आप बॉक्स को उठाते हो या जब मैंने पेन को उठाया है और जब मैं ये पेन को अगर फेंकूंगा, तो जब पेन को फेंकूंगा तो मैंने फोर्स एक्सर्ट किया अपने हाथों से। ठीक है, हाथों से फोर्स एक्सर्ट किया इस बॉडी पे, तो मेरे दोनों बॉडी की कांटेक्ट आई,
उस कांटेक्ट की वजह से ये पेन हवा में उड़ा। तो मस्कुलर फोर्स एक इसका काफी बेहतरीन सा एग्जांपल है। आप और भी इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब जो दूसरा फोर्स है नॉन कांटेक्ट फोर्स, वो क्या होता है? इट इज अ फोर्स which is exerted because without the contact between bodies। ठीक है, ये जो फोर्स होता है ना, ये इसमें कोई कांटेक्ट नहीं होता बॉडीज के बीच में, तो वो फोर्स को बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। जिस फोर्स में जो फोर्स एक्सर्ट होता है जब दो बॉडी कांटेक्ट में आती है उसे कांटेक्ट फोर्स, और जो फोर्स जिसमें बॉडीज कांटेक्ट में नहीं आती है तो वो एक्सर्ट होता है, उसे बोलते हैं हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि मैं एग्जांपल दे देता हूं कि आप एक स्केल को लो, आपने शायद स्कूल में किया भी होगा, स्केल लेके अगर आपके बाल थोड़े ऑयली होंगे या सिंपल होंगे तो आप उसको रब करो अपने बालों पे रब करने के बाद है ना पेजेस थोड़े फाड़ लो और स्केल को वहां पे रखो। वहां पे जब आप रखोगे ना तो आप देखोगे कि वो है ना अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो जो फोर्स उनके बीच में आता है पेपर और स्केल के बीच में, उसी को बोलते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन या फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन या फोर्स। तो गाइज यही था आज हमारा काफी छोटा सा लेक्चर। छोटा तो नहीं था यार, अच्छा खासा होगा, लंबा चौड़ा थोड़ा, लेकिन इस वाले लेक्चर में हमने फुल इंट्रोडक्शन की बात की है कि मोशन क्या होता है, मोशन कहां से आया, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये सब चीजों के बारे में हमने आज डिस्कस किया। तो गाइज इसके बाद जो हमारा एनएलएम पे लेक्चर आएगा उसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन और आपका नॉर्मल फ्रिक्शन के बारे में, उनके डिफरेंसेस, और हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्टे होम, स्टे सेफ, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।